तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और लास्ट क्लास में फिजिक्स में हम प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। प्रिज्म में मैंने आपको कुछ एक इक्वेशंस बताई प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के क्वेश्चंस भी कर रहे थे। तो प्रिज्म के लिए कुछ रिलेशन बताया कि प्रिज्म एंगल अगर ए है तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए आता है। एक तो ये रिलेशन अपन को ध्यान में रखना है ना। जो इक्वेशन आई थी कौन कौन सी आई थी? एक तो आई थी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए आया था। ए यहाँ पे क्या है? प्रिज्म एंगल है। जो प्रिज्म होता है इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से एक ऑप्टिकल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म एंगल ए होता है। और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल अगर आई हो, इमरजेंस एंगल ई होता है। इंटरनल ये सरफेस और ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है। यहाँ पे जो फर्स्ट आपका रिफ्रैक्शन एंगल है वो R1 हुआ, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सेकंड नॉर्मल से पहले जो इंसिडेंट एंगल है वो कोई R2 है। तो यहाँ पे क्या आया? R1 प्लस R2 की वैल्यू ए के बराबर आ गई। एक ये आया था। और एक हमारा आया था, मैंने बताया था कि टोटल अगर डिविएशन निकालना है इंसिडेंट जो रे है उसके लिए कि कितना टोटल डेविएशन होगा, तो उसके लिए हमारा आई प्लस ई माइनस में ए। ठीक है, एक ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है। और एक मैंने बताया स्नेहल्स लॉ, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन R2, म्यू2 साइन आर सॉरी म्यू2 साइन R1। ये है म्यू2 साइन R1। ये तो हो जाएगा म्यू2 साइन R1, और म्यू2 साइन R2 इज इक्वल टू आ जाता है म्यू1 साइन ई। तो प्रिज्म सर R2 में लिखा, आपने साइन 2 लिख दिया। हाँ, एक मिनट सही कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा म्यू2 साइन R2 इज इक्वल टू म्यू1 साइन ई आ जाएगा। तो ये इतने हमें प्रिज्म के लिए जो इक्वेशंस हैं हमें ध्यान में रखनी है। प्रिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो इतनी इक्वेशंस हमें हमेशा काम में आएंगी। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मैं डेटा आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ेगा चीजों को। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 60 डिग्री है प्रिज्म के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आई है वो 60 डिग्री है। जो डिविएशन एंगल है, टोटल डिविएशन एंगल ये दे रखा है कोई 30 डिग्री। और हमें एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। और हमसे पूछा गया है कि भाई एक तो बताओ आप एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा। और म्यू1 जो है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एयर है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाहर होता है मीडियम, उसका 1 दे रखा है। हमसे एक तो पूछा गया है कि एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, और दूसरा पूछा गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके मिरर इसका ग्लास का वो कितना होगा। प्रिज्म का जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा। तो ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करना है। ये इतना पार्ट तो हो गया प्रिज्म के लिए जो हमने अभी तक सीखा। जो फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने, ये वो फॉर्मूले। अब ये क्वेश्चन करना है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, प्रिज्म का एंगल दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का एयर लिया है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। जो टोटल डिविएशन एंगल है वो 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, और प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप ये इतनी जो सामने आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है ऊपर, उनका यूज करते हुए इसे सॉल्व कीजिए। ये डेल्टा टी या फिर डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है इसको। अगर डेल्टा टी ना यूज करके केवल डेल्टा यूज करें तो भी एक ही बात है। तो फटाफट मुझे आंसर बताइए, एक तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 क्या है। फटाफट बताइए। मैं ऑप्शन दे देता हूं ताकि आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करने में ज्यादा आसानी हो। ऑप्शन ए है इसमें, ऑप्शन ए बी सी दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए है एंगल ऑफ इमरजेंस 30 डिग्री,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू रूट में 2। ऑप्शन बी है एंगल ऑफ इमर्जेंस 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इज इक्वल टू रूट 3। ऑप्शन सी है एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू जो है वो है रूट 3। और ऑप्शन डी है एंगल ऑफ इमर्जेंस 60 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है कोई रूट 2। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए। हाँ निकालिए। वैभव सी। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया वैभव, शाबाश। और बाकी भी बताइए। जितेंद्र बिल्कुल सही आंसर, एकदम सही, वेरी गुड। सुनील नहीं, तुक्का मत मारो। ओके करिए सेकंड तो हाँ ओके, सुनील गुड, सही आंसर। बाकी लोग भी बताइए। यस, बाकी लोग भी सॉल्व करो, राहुल, रोहित, चेतन, आप भी सॉल्व कीजिए। हितेश सॉल्व करो और देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हम्म तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत सिंपल सा है, बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। सॉल्यूशन समझिए, हमें ये इक्वेशंस यूज करनी है इतनी जो मैंने बताई। तो सबसे पहले मुझे ई निकालना है, तो ई निकालने के लिए देखो क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए, आई चाहिए और ए चाहिए। तो ई तो सीधा इसी से आ जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को मैं यूज करता हूँ, देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज करता हूँ। डेल्टा दे रखा है 30 डिग्री, आई दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, प्लस ई हमें फाइंड आउट करना है, और ए का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है, प्रिज्म का एंगल है 30 डिग्री। तो यहां से देखो ये आ जाएगा 30 30 30 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस ई, 60 से 60 कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। तो ई का वैल्यू 0 आ गया, तो 0 केवल एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन में, तो सीधा सी ऑप्शन टिक कर देंगे वैसे। अब लेकिन सवाल उठता है म्यू टू कैसे फाइंड आउट किया जाए, है ना। हमें क्लास का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे स्नेहल्स लॉ की इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो हमारे पास में ई आ गया, देखो ई आ गया, म्यू वन आ जाएगा इससे। म्यू वन तो हमें पता है 1 है, म्यू टू हमें नहीं पता, आर टू हमें नहीं पता। तो यहाँ पे बताओ क्या किया जाए ऐसा कि हमें हमारा वैल्यू मिल जाए। हमारे पास म्यू वन है, आई है, म्यू टू नहीं है, आर वन नहीं है, आर टू नहीं है, तो क्या किया जाए। अब देखो मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ, म्यू टू साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू वन साइन ई। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको यूज करने पर यूज करते हैं, म्यू टू हमें निकालना है, साइन आर टू हमें नहीं पता, और म्यू वन हमें पता है ये होता है 1, और साइन ई का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, ये है 0। तो यहाँ पे 0 रखा तो ये आ जाएगा म्यू टू साइन आर टू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो गया। अब देखो साइन, अब ये म्यू टू तो 0 होने से रहा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 नहीं होगा, लेकिन साइन आर टू की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन से हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, साइन आर टू इज इक्वल टू 0, तो आर टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आर टू 0 आ गया, आर टू 0 आ गया, तो आर वन यहाँ पे अगर हमें पता चल जाए आर टू से, तो हम फिर इस इक्वेशन का यूज एक बार और करके म्यू टू निकाल सकते हैं। हमें पता है आर वन प्लस आर टू कितना होता है, ए के इक्वल होता है, आर टू को 0 रख देते हैं, और ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 30 डिग्री, तो यहाँ से आर वन की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। आर वन की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो 30 डिग्री का हम यूज करते हैं यहाँ पे 30 डिग्री का यूज करते हैं इस इक्वेशन के लिए। देखो इस इक्वेशन में यूज करेंगे, तो म्यू वन साइन आई, म्यू वन कितना 1, साइन आई कितना है, आई क्वेश्चन में दे रखा है, आई इज 60 डिग्री, तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू वी हैव टू फाइंड आउट, और साइन आर वन अभी निकाला हमने 30 डिग्री।
तो साइन 60 की वैल्यू तो होती है √3/2, μ2 हमें निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से μ2 की वैल्यू आ जाएगी √3। तो ये √3 आ गया μ2 हमारा। दिस इज आवर आंसर। ये इस सवाल का आंसर है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो सर वो आगे R2 बढ़ते की हैं। वैल्यू कैसे निकाली? हाँ, सर R2 की वैल्यू कैसे निकाली? R2 की वैल्यू कैसे निकाली? R2 की वैल्यू देखो, ये रहा R1 प्लस R2 R2 की वैल्यू ये देखो यहाँ पे, ये वैल्यू μ1 है, ये μ2 R2 इज इक्वल टू μ1 साइन R1 है ना। अभी हमारे पास सॉरी μ1 साइन E है, इस इक्वेशन को यूज किया। सबसे पहले इसको देखो, ठीक है। E का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 रख दिया, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया, तो μ2 साइन R2 कितना हो गया? 0 हो गया ना। अब μ2 साइन R2 इक्वल टू 0 है, तो इसका दो मतलब हो सकते हैं, या तो μ2 0 हो या फिर साइन R2 0 हो। अब μ2 तो 0 हो नहीं सकता, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 होने का मतलब क्या है? वो ट्रांसपेरेंट ही नहीं है ना। मतलब उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी 0 है, तभी तो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 होगा। तो μ2 0 होने का मतलब देखो, अगर आप बहुत गहराई में सोचते हो तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकलते हैं। एक तो निकलता है कि या तो μ2 0 हो या फिर साइन R2 0। लेकिन μ2 0 वाला सॉल्यूशन हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि भाई μ2 0 होने का मतलब तो क्या हुआ, जो मीडियम है हमारे प्रिज्म का, वो तो क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। ओपेक मींस वो ट्रांसपेरेंट ही नहीं रहेगा, है ना। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 होने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने फॉर्मूला देखा था, V/C होता है ना। C तो नीचे होता है जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, और ऊपर V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अगर म्यू किसी मीडियम का 0 है, तो ऊपर वाला जो टर्म है V, वो 0 होना चाहिए, यानी कि लाइट का स्पीड 0 होना चाहिए उस मीडियम के अंदर। और स्पीड कब 0 होगा? जब वो मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। लेकिन हम प्रिज्म अगर हम बनाया है, तो प्रिज्म तो भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही बनाएंगे, तो μ2 तो इसमें कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे μ2 जो है ये तो क्या रहेगा? हमेशा नॉन 0 रहेगा। तो इसके लिए किसको 0 होना पड़ेगा? साइन R2 को 0 होना ही पड़ेगा। तो साइन R2 को 0 किया, तो इससे R2 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। फिर R2 की वैल्यू 0 आने से R1 निकाल लिया, R1 की वैल्यू से फिर ये इक्वेशन यूज करके हमने μ2 की वैल्यू सीधी फाइंड आउट कर ली। आई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। ओके, अब आगे लेते हैं। देखो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं। एंगल बिटवीन सॉरी ग्राफ बिटवीन देखते हैं। लिखते हैं ग्राफ बिटवीन, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ बिटवीन जो एंगल ऑफ डेविएशन है एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। जो डेविएशन एंगल है और इंसिडेंट एंगल है, तो डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच में ग्राफ। अब इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल में रिलेशन क्या है? I प्लस E माइनस में A है ना। डेल्टा क्या है? इज इक्वल टू है I प्लस E माइनस में A। अब मैं प्रिज्म वापस बनाता हूं, जो प्रिज्म अपन काम में ले रहे थे। ये देखो प्रिज्म है कोई, इस प्रिज्म में कोई इंसिडेंट रे आ रही है इस तरफ से, ये कोई प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में यहां से कोई इंसिडेंट रे ली, ये इंसिडेंट रे यहां से रिफ्रैक्ट हुई, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और ये है सेकंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, ये वैल्यू हो गई I, और यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ये हो गया E, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी वैल्यू I के लिए हमें कोई डेल्टा मिलेगा, हमें कोई एंगल जो है डिविएशन का वो मिलेगा। यहाँ पे देखो बहुत ही एक
बेसिक जो एनालिसिस है हम डिविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच में करने वाले हैं। तो एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ ये ग्राफ पूरा एनालिटिकल ग्राफ है। अगर आपने एक भी बात को ध्यान से नहीं सुना तो आप बहुत महत्वपूर्ण बात को मिस कर दोगे। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना, रिलैक्स होकर सुनना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ प्रिज्म के लिए। तो यहाँ पे जो डिविएशन एंगल होता है डेल्टा, वो होता है आई प्लस ई माइनस में 1 होता है। ठीक है, अब देखो डिविएशन एंगल मिला मुझे, मान लो कोई आई की वैल्यू के लिए, कोई आई मान लो है 30 डिग्री, तो उस केस में इमरजेंस एंगल मान लो था 60 डिग्री, और उस केस में मान लो ए था कोई हमने मान लो ए का कोई 30 डिग्री का लिया होगा, तो डेल्टा उस केस में हमें कोई मिल गया। ठीक है, मैं एक डेटा लेता हूँ, उस डेटा से आपको समझाता हूँ। मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल में मान लो मैं डिविएशन एंगल निकाल रहा हूँ किसी आई की वैल्यू के लिए 60 डिग्री है आई हमारा, और जो हमारा इमरजेंस एंगल है मान लो है 30 डिग्री, और हमारा जो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो मैं कोई ले लेता हूँ 25 डिग्री। मैं एक डेटा सेट ले रहा हूँ, एक डेटा सेट मैंने पहले वाला लिया जिसमें आई मैंने 60 डिग्री लिया। देखो एनालिटिकली मैं यहाँ पे ग्राफ खींचने वाला हूँ, तो एनालिटिकली इसको समझना। पहला मैंने एक डेटा सेट लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, आई 60 डिग्री लिया, ई 30 डिग्री लिया, और ए की वैल्यू ले ली हमने 25 डिग्री। इससे बताओ डेल्टा कितना आया? 65। 65 आया। यस, डेल्टा देखो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। ये मैंने एक फर्स्ट डेटा लिया है, उससे आया मेरा 65 डिग्री। ठीक है, लेट्स कॉल इट सेट 1। ये कोई डेटा सेट 1 है, उससे हमारे पास कितना है, ये 60 डिग्री आया। अब मैं एक दूसरा डेटा सेट लेता हूं। अब मैं देखो इस 60 को यहाँ पे ले लेता हूँ और इस 30 को यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं इस 30 को यहाँ पे ले लेता हूँ और 60 को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दूसरा डेटा सेट मैंने क्या लिया, आई को तो मैंने ले लिया 30 डिग्री, और ई को मैंने ले लिया 60 डिग्री। आई को मैंने ले लिया 30 डिग्री और ई को ले लिया 60 डिग्री, और ए को मैंने वही का वही रखा, 25 डिग्री ही रखा। तो इस केस में भी देखो डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 60 माइनस में 25। तो इस बार भी डेल्टा कितना आ गया, 65 डिग्री आया या नहीं आया, बताओ बताओ। आ गया। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही मजेदार बात मैं बताने वाला हूं, जिसे आपको बहुत एक फीलिंग के साथ समझना है। यहाँ पे डेल्टा हमें सेम मिला है 65 डिग्री, हमें डेल्टा की वैल्यू सेम मिली है। किसके लिए, एक तो आई इक्वल टू 60 डिग्री के लिए और एक आई इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। यानी कि अगर मुझे एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में कोई ग्राफ अगर प्लॉट करना है, मान लो आई एम गोइंग टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन एंगल डिविएशन एंगल, और मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ खींच रहा हूँ, यहाँ पे y एक्सिस पे तो मैं ले रहा हूँ डिविएशन एंगल, और x एक्सिस पे ले रहा हूँ मैं मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस i। तो इन दोनों सेट के एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि हमेशा ऐसा तो हो गई होगा कि i और e को मैं रिप्लेस कर दूं, यानी कि मैं e को इधर ले आऊं और i की वैल्यू को इधर ले आऊं, तो उस केस में मुझे डिविएशन सेम मिलने वाला है। यानी कि ऐसा हमेशा होगा कि हमें दो डिफरेंट आई के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फॉर टू डिफरेंट आईज वी विल गेट सेम डिविएशन एंगल। इट विल ऑलवेज हैपन। सो इट विल ऑलवेज हैपन दैट, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, देयर विल बी ऑलवेज ए केस, देयर विल बी ऑलवेज a case या फिर always be a situation in which we will get two different two same values of delta for two different आई। तो दो अलग अलग आई के लिए हमेशा हमें एक सेम डेल्टा मिलने ही वाला है। तो हिंदी में इसको लिख लेना,
कि दो अलग अलग आई के लिए, दो अलग अलग आई के लिए हमें हमेशा हमेशा दो समान डेल्टा यानी कि डिविएशन एंगल मिलेंगे। तो ऐसा हमेशा होगा ना, होगा या नहीं होगा? आई बात समझ में? अब देखो इसका मतलब क्या है, डेल्टा का आई के साथ कोई क्वाड्रेटिक रिलेशन है। मैं यहाँ पे क्या बात बोल रहा हूँ कि डेल्टा यानी कि जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो वो जीरो जो आउटकम आता था, बाहर आता था, उस एक जीरो के आउटकम के लिए हमें एक्स की दो वैल्यूज मिलती थी। अगर आपको याद हो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमारा आउटकम क्या आना है, जीरो आना है। अब x के ऐसे कोई दो वैल्यूज होगी, x के ऐसे दो वैल्यूज होगी जिनके लिए हमें एक कॉमन, एक आइडेंटिकल सॉल्यूशन मिलेगा, जीरो दो बार मिलेगा। यानी एक बार x की वैल्यू कोई कुछ और होगी, x की दो डिफरेंट वैल्यू होगी जिसके लिए हमें जीरो मिलने वाला है। तो हम क्या कहते थे यहाँ पे, x का रिलेशन कैसा है, x के लिए जो इक्वेशन है वो कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी अपन क्या कह सकते हैं कि जो डेल्टा है, डिविएशन एंगल है हमारा, डिविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कि क्वाड्रेटिक रिलेशन जरूर है। क्यों? क्योंकि देखो ई का वैल्यू भी जो है, ई भी वेरिएबल है, आई भी वेरिएबल है। आप ऐसा मत सोचना कि डेल्टा और आई के बीच में सीधा स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो जाए, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला, नहीं। क्योंकि यहाँ पे आई ई भी वेरिएबल है, क्योंकि ई आई पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं ओवरऑल डेल्टा का कोई रिलेशन निकालता हूँ कंप्लीटली आई पे डिपेंडेंट हो, वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। लेकिन अपन एनालिटिकली सोच के इसको यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा और आई के बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशन है, यानी कि आई के दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डेल्टा सेम आने वाला है। अब देखो क्वाड्रेटिक रिलेशन अगर होता है, यानी कि आई के दो इनपुट वैल्यूज के लिए डेल्टा एक सेम आने वाला है, इसके लिए हमारा ग्राफ होता है पैराबोलिक। यहाँ पे कैसा ग्राफ मिलेगा हमें डेल्टा और आई के बीच में, ये एक पैराबोलिक नेचर का ग्राफ हमें मिलेगा। तो पैराबोलिक नेचर का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसे होता है, इस तरह से। देखो ऐसे हो जाए, इस तरह का ग्राफ हमें मिल जाएगा डेल्टा और आई के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं एक डेल्टा की सेम वैल्यू ले लूं, जैसे मान लो ये डेल्टा की सेम वैल्यू है, ये मान लो डेल्टा की कोई वैल्यू है 65 डिग्री वाली। तो ये 65 डिग्री की वैल्यू कहाँ कहाँ पे मिल रही है, एक तो मिल रही है हमें कहाँ पर, एक मिल रही है हमें आई इज इक्वल टू, मान लो है ये है जब 30 डिग्री वाला वैल्यू है उस पर मिल रही है, और एक मान लो कहीं पे मिल रही है हमें, ये देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये ऐसा नहीं है कि मिलती हो, और एक हमें मिल जाएगी आई इज इक्वल टू 60 डिग्री वाले पे। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक नेचर का ग्राफ होगा, यानी कि पैराबोलिक नेचर का ग्राफ हमें मिल जाएगा। किसके और किसके बीच में, हमें डेल्टा और आई के बीच में। ये बात समझ में आई क्या? मैंने एनालिटिकली आपको डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ बताया है। हालांकि डेल्टा और आई के बीच में आपको डायरेक्ट अगर रिलेशन निकालना है तो आपको ई को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन बनेगा, तो वहां पे अपन को नहीं जाना। लेकिन मैंने आपको ये जो दो डेटा सेट लिए उससे एनालिटिकली समझाया है कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू सेम मिलेगी आई के दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए। तो क्वाड्रेटिक वाला रिलेशन यहाँ पे कुछ कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें समझना, यहां तक किसी को भी अगर कोई भी डाउट आया है तो मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ही मजेदार बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है प्रिज्म के लिए। क्लियर है ये चीज? बताओ। सर डेल्टा की वैल्यू ए पे भी तो डिपेंड करेगी। डेल्टा की वैल्यू, ए है ना प्रिज्म एंगल, उस पर भी डिपेंड करेगी। हाँ देखो ए तो अपना कांस्टेंट है ना, प्रिज्म एंगल जो है, एक प्रिज्म एंगल के लिए तो ए तो कांस्टेंट रहेगा। देखो ये जो डेटा सेट है और ये डेटा सेट है, इसमें ए तो फिक्स रहा ना, तो ए पे तो कांस्टेंट पे कोई डिपेंड थोड़ा ना करता है। जैसे जो आउटकम आता है, वो आउटकम क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जो इनपुट वेरिएबल है उस पर डिपेंड करेगा, जो अंदर रखने वाले हैं वो वेरिएबल कौन सा है। ए तो देखो वेरिएबल नहीं है, ए इज कांस्टेंट। हम अगर एक्सपेरिमेंट करें तो एक प्रिज्म को ही पकड़ के एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो उस प्रिज्म के लिए तो ए तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है सभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ए यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ए तो कांस्टेंट ही लिया जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे वेरिएबल कौन है, आई वेरिएबल है और ई वेरिएबल है, ओके, और डेल्टा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है उस एक्सपेरिमेंट के लिए। आई बात समझ में? यस सर। ये दो वेरिएबल है, ठीक है, या वेरिएबल यानी कि जो चेंज होते रहते हैं, और ए कांस्टेंट यानी कि वो जो नियत रहता है। यहां तक समझ में आई बात? अब देखो एक और मजेदार इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे एक बात तो हमें ये समझ में आती है कि इस पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, डेल्टा मिनिमम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है हमें, जो डिविएशन एंगल होगा प्रिज्म से वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा ना, मिनिमम मिलेगा नहीं मिलेगा। और इस पॉइंट पे ये, इस डेल्टा मिनिमम के लिए आई की वैल्यू केवल एक ही एग्जिस्ट करेगी। अब एक ही वैल्यू आई की कब एग्जिस्ट कर सकती है, जब आई और ई क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि दोनों रूट जब आइडेंटिकल हो जाते हैं तब क्या कहेंगे, उस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, होता है ना। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक केस लेते हैं कि व्हेन बोथ रूट्स आर आइडेंटिकल, है ना, उस केस में क्या हो गया, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा सॉल्यूशन का पॉइंट होता है। यहाँ पे डेल्टा मिनिमम के केस में यहाँ पे अगर ये इस पॉइंट पे आ जाए तो ये पॉइंट कौन सा होगा, आई और ई जब सेम हो जाएंगे, यानी कि एक ही रूट होना चाहिए। आप देख लो जो डेल्टा मिनिमम है वो इस कर्व को केवल एक बार ही टच कर रही है, एक बार ही क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये डेल्टा मिनिमम आई की केवल एक यूनिक वैल्यू के लिए ही मिलने वाला है, और वो आई की यूनिक वैल्यू ई के भी उसी टाइम इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मजेदार पॉइंट क्या हो जाएगा, हमें डेल्टा मिनिमम कब मिलेगा, जब I इज इक्वल टू क्या हो, E होगा। इस केस में हमें प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन एंगल ऑब्टेन होगा। तो ठीक है, सर डेल्टा मिनिमम देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमम डेविएशन एंगल फ्रॉम प्रिज्म, मिनिमम, हाँ बोलो। सर ये आई इक्वल्स टू ई कब होगा, जब वैल्यू के दोनों की वैल्यू सेम आएगी तब क्या? हाँ आई और ई दोनों क्या आइडेंटिकल हो जाएंगे ना सर, बराबर हो जाएंगे, तब आई बराबर ई हो गया। ये हो गया प्रिज्म का मतलब सर न्यूनतम आई विचलन की का वैल्यू कोण। 30 है सर। हाँ सर आई की वैल्यू 30 है और ई की वैल्यू 30 है तब होगा ना? हाँ हाँ, ये कब होगा, जब आई और ई इक्वल होंगे। तो डेल्टा मिनिमम कब मिलेगा अपन को, डेल्टा मिनिमम हमें कब मिलेगा, जब एक ऐसा केस हो, ऐसा कोई डेटा सेट हो जिसमें आई बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार बात है यहाँ पे प्रिज्म के लिए। आई क्या समझ में, ठीक है, क्लियर है, बताओ। सर ये लास्ट वाली समझनी है। ये क्या होगा, डेल्टा मिनिमम कब मिलेगा हमें, आई और ई जब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे ये मिनिमम कब मिल रहा है, जब हमें कोई आई की एक वैल्यू पे हमें मिनिमम चाहिए। अब आई की एक वैल्यू कब होगी, जब आई और ई दोनों सेम हो जाएंगे। हो जाएंगे ना। तो हमें प्रिज्म का मिनिमम डिविएशन कब मिलेगा, जब इंसिडेंट एंगल और इमर्जिंग एंगल, देखो यहां से जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये मान लो इंसिडेंट रे है, तो इस इंसिडेंट रे से मैं मान लो, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत सारे चेंज कर रहा हूँ, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंगल होगा और यहाँ पे कोई एक एंगल होगा, जिस एंगल के लिए मुझे जो डिविएशन एंगल है उसकी सेम वैल्यू मिलेगी। और इसमें एक ऐसा कोई कंडीशन आएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, आई और ई क्या होगा, यहाँ से निकलने वाला आई इससे निकलने वाले ई के इक्वल हो जाएगा, और आई और ई जब इक्वल होंगे तब हमें क्या मिलेगा, मिनिमम डिविएशन मिल जाएगा। यही केस यहाँ पे लिया है हमने, मिनिमम डिविएशन का केस। ठीक है, अब देखो और मजेदार बातें आगे समझते हैं। डेल्टा मिनिमम कब मिलेगा, जब आई और ई सेम हो जाएगा। अब मैं आई और ई को सेम कर देता हूं, तो डेल्टा हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, और आई और ई को सेम कर दिया तो ये हो जाएगा आई प्लस आई माइनस में ए, या फिर डेल्टा मिनिमम बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आई माइनस में ए, या फिर आई की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा मिनिमम प्लस में ए, या फिर आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस में ए डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस का, डेल्टा मिनिमम का, और एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में प्रिज्म एंगल का। ये रिलेशन आ जाएगा आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। आई बात समझ में?
यस सर। ठीक है। अब देखो आगे लेते हैं, और एक और इंटरेस्टिंग चीज लेते हैं यहाँ पे। अब मान लो प्रिज्म के बाहर जो मीडियम है, मान लो म्यू 1 तो ले लिया हमने कोई 1, और म्यू 2 ले लिया कोई म्यू। जो ग्लास, जो हमारा ग्लास है प्रिज्म का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई म्यू है, और ये हो गया हमारा म्यू, और ये हो गया म्यू 1। ये एंगल R1 होता है और ये एंगल R2 होता है, ये A है, ये R1 और R2 है। और देखो मैं यहाँ पे स्नेहल्स लॉ लगाता हूँ दोनों जगह पे, तो स्नेहल्स लॉ लगाने पर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू 2 साइन R1 होता है, और म्यू 2 साइन R2, म्यू 2 साइन R2 इज इक्वल टू आ जाता है म्यू 1 साइन ई। अब म्यू 1 तो हो गया 1, और साइन आई को मैं साइन आई ही ले लेता हूँ, म्यू 2 हो गया म्यू, और ये हो जाएगा साइन R1, ये हो जाएगा। और म्यू 2 को ले लिया मैंने म्यू, और साइन R2 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू साइन, म्यू 1 है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू साइन में ई। तो यहां से गौर से अगर देखें तो म्यू साइन R1 की जो वैल्यू है ये आ रही है साइन आई के, और यहां से म्यू साइन R2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन ई के। अब देखो आई और ई सेम है, आई और ई सेम है ना इस केस में, आई और ई सेम है। फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर डेल्टा मिनिमम, हम जानते हैं कि फॉर डेल्टा मिनिमम यहाँ पे क्या है, आई और ई क्या है, सेम है। तो सेम अगर रख देते हैं तो यहां से देखो म्यू साइन R1 इज इक्वल टू साइन आई है, यहाँ पे म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई है। तो क्या R1 और R2 भी आइडेंटिकल नहीं हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे ना। आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, या फिर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दो, जैसे मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो म्यू साइन R1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू साइन R2, म्यू से म्यू कैंसिल, साइन R1 इज इक्वल टू R2, तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से R2 आ जाएगा। मान लो मिनिमम डिविएशन के केस में R1 और R2 जब बराबर आ रहा है, तो इसे अपन कह देते हैं कि कोई R1 बराबर R2 बराबर ले लिया R। लेट्स टेक इट, लेट्स माना हमने कि R1 बराबर R2 बराबर R है, तो यहां से हमें पता है कि R1 प्लस R2 तो हमारा होता है A, एज वी नो। तो यहां से ट्वाइस ऑफ R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और R बराबर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो यहां से R की वैल्यू A/2 होगी उस केस में, I की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 हो जाएगी, और R1 और R2 भी बराबर होगा। ये सारा केस किसके लिए कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन के लिए कर रहे हैं, फॉर सर मिनिमम डेविएशन के लिए कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर ये आपने कैसे किया, म्यू की तो वैल्यू 1 है, आपने नीचे म्यू म्यू साइन R1 लिख दिया सीधा ही, म्यू कहाँ से लेके आए आप? म्यू ये ग्लास का है ना, जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और सराउंडिंग जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर लिया, एयर के केस में म्यू की वैल्यू 1 ले ली। ठीक है। एक सर आगे करो। हाँ अब बता। सर आपने वैल्यू 1 आपने केस 1 में रख ली वैल्यू, आप ये म्यू कहाँ से लेके आए साइन में, दोनों में म्यू म्यू। म्यू 2 हो गया देख तेरा म्यू, हाँ यहाँ पे भी म्यू 2 की जगह मैंने म्यू लिख दिया बस। स्नेल्स लॉ लगाए, स्नेल्स लॉ पी और क्यू दो जगह लगाते हैं ना, एट पी हाँ एंड क्यू। पी और क्यू कौन से पॉइंट थे, ये पॉइंट होता है पी और क्यू, ये पॉइंट होता है पी, यस सर यस। और ये होता है क्यू। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं ऐसे ही, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन R1, म्यू 2 साइन R2 इज इक्वल टू म्यू 1 साइन ई। ठीक है, यस सर तो यही किया बस। और म्यू 1 को तो 1 ले लिया, म्यू 2 को म्यू ले लिया, म्यू 2 को म्यू ले लिया, म्यू 1 को 1 ले लिया। क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन पे और थोड़ा अपन आते हैं। मैं यहां से इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं देखो, या फिर इस इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूं क्या, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन R1, ऐसा लिख सकते हैं।
हाँ लिख सकते हैं सर। तो यहां से देखो, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना हो तो ये हो जाएगा साइन आई। साइन आई की जगह मैं ये पूरा लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन R1। साइन R1 जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन R1 जो है वो R के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A/2। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और ये एक्सप्रेशन जो है यूज किया जाता है किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। यहाँ पे ए की वैल्यू तो देखो निकाल सकते हैं आराम से प्रिज्म एंगल, लेकिन डेल्टा मिनिमम के लिए क्या करते हैं, हम एक लेजर लाइट लेते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम अलग अलग केसेस में मिनिमम डिविएशन के वैल्यूज निकालते हैं, और जो सबसे मिनिमम होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख के हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इस इक्वेशन का यूज किया जाता है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। इस इक्वेशन का अपन यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्लास होगी फिजिक्स की, जो कि अपनी कल रहेगी, जिसमें मैं आपको और इसके बारे में क्वेश्चंस बताऊंगा, और इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस जो है कितनी ज्यादा अच्छी है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।